Hello my dear friends, welcome back to our YouTube channel Bodhisattva PCS. As you know, we are heading towards 67th BPSC pre-re-examination, and it's obvious it's a high time that we should analyze the previous year questions have been asked by BPSC in its barriers examination. और आज हम 67वीं BPSC एग्जामिनेशन में पूछे गए प्री एग्जामिनेशन में that has been cancelled by BPSC due to paper leak पूछे गए जो भी साइंस के प्रश्न थे, इसमें 30 प्रश्न पूछे गए थे, उसका एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि इसका स्रोत क्या रहा है। देखिए, पेपर एनालिसिस करने का मेरा मतलब ये है कि आप केवल क्वेश्चंस और आंसर ना देखो कि ये क्वेश्चंस पूछा गया था आयोग के द्वारा और इसका फलाना आंसर होगा, फलाने क्वेश्चन का फलाना आंसर होगा। ठीक है, यहीं तक क्वेश्चन एनालिसिस सीमित न करके क्वेश्चन को ब्रॉड स्पेक्ट्रम में समझने की कोशिश करो और ये सोचो कि जो सेटर है, जो क्वेश्चन सेटर है, वो क्या दिमाग लगाया है, आपको किस तरीके से हराने की, छकाने की, आपको फेल करने की कोशिश कर रहा है माय डियर फ्रेंड। ठीक है, तो इन 30 क्वेश्चन का एनालिसिस करने के बाद आप समझ जाओगे कि हमारा उद्देश्य क्या है और आपका जो है क्वेश्चन एनालिसिस का वे जो है किस तरीके से होना चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं क्वेश्चन एनालिसिस करो भैया, इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा। तो माय डियर फ्रेंड, ये आप केवल आंसर मिलान नहीं कर रहे हो। क्वेश्चन एनालिसिस का मतलब होता है कि आयोग के माइंड को समझना। ठीक है, इन 30 प्रश्नों में जो है कुछ क्वेश्चन काफी ज्यादा आसान थे, अर्थात फैक्चुअल टाइप के थे, जो आप आराम से आंसर, आपको जानकारी है तो आंसर दे सकते हो। कुछ क्वेश्चन जो है मॉडरेट टू हार्ड से, जिसमें आपको एनालिसिस करने की आवश्यकता थी। तो चलिए शुरू करते हैं। हम देखेंगे कि इस 30 प्रश्नों का जो है पैटर्न क्या रहा है पूछने का और किस मूड से जो है बीपीएससी जो है इन 30 प्रश्नों का जो है इन 3 प्रश्नों को 67वीं बीपीएससी में पूछा था। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट किसी फर्दर डिले। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, इफ यू आर न्यू एट माय चैनल देन सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर ऑल द नोटिफिकेशन। माय डियर फ्रेंड, ये इंग्लिश में मैंने इसलिए दिया कि जो इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको भी आ जाए आराम से, और मैं हिंदी में चूंकि इसको एक्सप्लेन करूंगा तो हिंदी मीडियम वाले भी समझ लें माय डियर फ्रेंड। ठीक है, पहला क्वेश्चन कह रहा है 51 नंबर क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट ऑप्शन। तो देखिए, कभी भी यहां पे फोटोजेनिक एरर होने के चांसेस हैं। हम अपने माइंड में ऑब्वियस होते हैं कि इस पूछेगा आयोग के द्वारा या किसी के द्वारा कि दिए गए ऑप्शन में कौन सा सही है। ठीक है, तो यहां पे फोटोजेनिक एरर का मतलब ये होता है कि आप क्वेश्चन को बहुत आसान से मतलब धैर्य के साथ पढ़ें और इसमें ये देखें कि जो मेन पूछ रहा है ना, मेन थीम है क्वेश्चन का, वो क्या कह रहा है, करेक्ट या इनकरेक्ट। तो इनकरेक्ट पूछ रहा है कि दिए गए ऑप्शंस में इनकरेक्ट अर्थात गलत कौन है। ठीक है, पहला नंबर ऑप्शन देखते हैं। कह रहा है एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस। ठीक है, यहां तक तो ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, इस स्टेटमेंट का फर्स्ट हाफ जो है, मतलब फर्स्ट पार्ट यदि देखें तो ये काफी हद तक, मतलब काफी हद तक क्या 100% सही है कि एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ठीक है, लेकिन ये कह रहा है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस। क्या एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन तो होता है, इलेक्ट्रॉन होता है ना? बिल्कुल नहीं होता है। न्यूक्लियस में जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन पे जो है नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव, और न्यूट्रॉन जो है न्यूट्रल होता है माय डियर फ्रेंड, एज यू नो। ठीक है, तो ये जो पहला ऑप्शन है यही हमारा गलत हो गया। ठीक है, अब चूंकि 4 यदि ऑप्शन होते तो हम जो है आराम से, ये पूरा कट गया। ठीक है, आराम से जो है हम ए वाला ऑप्शन सही मार देते, लेकिन इसमें 5 ऑप्शन है, मोर देन 1 वाला भी है, तो ये तो हमारा ऑप्शन गलत हो गया, ए वाला। ठीक है, अब बी कह रहा है इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज एंड हैव अ नेग्लिजिबल मास। ठीक है, ऑब्वियस सही है। मैंने शुरुआत में ही बताया कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो है नेगेटिव चार्ज होता है और इसका मास जो है शून्य होता है। ठीक है माय डियर फ्रेंड, तो ये वाला सही है। सी ऑप्शन कह रहा है कि एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स इन एन एटम ऑफ एन एलिमेंट। तो ये भी सही है कि एटॉमिक नंबर जो है किसी भी एलिमेंट में उपलब्ध प्रोटॉनों की, किसी भी एलिमेंट के एटम में उपलब्ध प्रोटॉनों की संख्या होती है माय डियर फ्रेंड। ठीक है, डी वाला ऑप्शन कह रहा है कि आइसोटोप्स आर यूजफुल एज न्यूक्लियर फ्यूल
इन मेडिकल फील्ड, इन कार्बन डेटिंग, ETC। ऑब्वियस, जो भी आइसोटोप्स होते हैं उनका यूज क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूल के रूप में होता है, मेडिकल फील्ड में होता है और कार्बन डेटिंग में भी होता है। ठीक है, तो ये बाकी जो 3 ऑप्शन दिए हुए हैं B, C और D, ये तीनों सही हैं, लेकिन A वाला जो है ये गलत है। तो आपका सही ऑप्शन क्या होगा, ये होगा माय डियर फ्रेंड A। ठीक है, ये नीचे जाना होगा, हम इसके बगल वाला पढ़ लेते हैं। 54 नंबर प्रश्न। ठीक है, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ऑब्वियस है, प्रोपेन और ब्यूटेन होता है, तो C और D इसका आंसर होगा। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा E, मोर देन 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न भी, ये जो 55 नंबर प्रश्न है, ये काफी ज्यादा वैसे टेक्निक वाला प्रश्न है। बहुत सारे लोग जो है इसमें गलती कर देंगे। कह रहा है कि वाटर पासेस फ्रॉम द सॉइल इनटू द रूट्स बाय द फिजिकल प्रोसेस कॉल्ड ऑस्मोसिस। देखिए, यहां पे 2 चीजें होती हैं ऑस्मोसिस के द्वारा। मान लीजिए ये प्लांट हो गया, ठीक है, ये सॉइल हो गया, ये प्लांट्स रूट्स हो गए। तो ऑस्मोसिस प्रोसेस के द्वारा जो भी ट्रैप्ड सॉइल के जो भी कण होते हैं उसमें ट्रैप्ड नमी है, वह जो है ऑस्मोसिस प्रोसेस के द्वारा जो है प्लांट्स के रूट्स में जाता है। लेकिन यहां से जो है फिर प्लांट के विभिन्न भागों में, विभिन्न शेल्स में जो है यह जाता है ट्रांसपिरेशन के माध्यम से माय डियर फ्रेंड। ठीक है, तो हमारा सही ऑप्शन होगा, अर्थात इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑस्मोसिस। ठीक है, अब चलते हैं 52 नंबर प्रश्न पर। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट आउट ऑफ द फॉलोइंग। इनकरेक्ट स्टेटमेंट को फाइंड आउट करना है। ठीक है, पहला ऑप्शन है आपका, ध्यान में रखिएगा, यहां भी फोटोजेनिक एरर होने के चांसेस हैं, बिकॉज इन एग्जामिनेशन यू आर अंडर प्रेशर। आप जल्दी जल्दी करने की कोशिश में जो है क्वेश्चन को कई तरीके से गलत कर देते हो। ये नहीं कि आपको जानकारी नहीं होती है माय डियर फ्रेंड, मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैं बहुत सारे लोगों से, बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं, मेरे मित्र हैं, सबके साथ ये दिक्कत हो चुकी है। तो मैं आपको ये सजेशन देना चाहूंगा कि आपका 1 साल का पढ़ा लिखा जो है कोई मैटर नहीं करता। जरूरी है कि आप 1 साल से प्रिपरेशन करो, 6 माह प्रिपरेशन करो, लेकिन आपके 2 घंटे का परफॉर्मेंस जो है, आपका माइंड जो है काफी स्टेबल होना चाहिए, आप काफी मेंटली जो है कूल रहो एग्जामिनेशन के दौरान। तो ऑब्वियस जो है आपका दिमाग जो है, और हैप्पी रहो, चेहरे पे स्माइल रखने की मतलब स्माइल रखने की जो है कोशिश करो, रखने की कोशिश करो, तब जो है आपका दिमाग जो है काफी कूल रहेगा एग्जामिनेशन के दौरान, और आप जो है अच्छे से परफॉर्मेंस करोगे। ठीक है, तो यहां पे फोटोजेनिक एरर नहीं करना है, यहां पे करेक्ट वाला स्टेटमेंट नहीं पूछ रहा है माय डियर फ्रेंड, यहां पे पूछ रहा है इनकरेक्ट वाला स्टेटमेंट। ठीक है, पहला ऑप्शन है, देखिए क्या कह रहा है, कॉटन इज सुटेबल फॉर यूज एज क्लॉथिंग इन समर बिकॉज इट्स एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर। सही है, ऑब्वियस। ठीक है, बी वाला ऑप्शन कह रहा है पॉलीकार्बोनेट इज यूज फॉर मेकिंग सीडीज। ऑब्वियस, पॉलीकार्बोनेट के बहुत सारे यूज हैं, जिनमें से एक यूज सीडी अर्थात कंपैक्ट डिस्क बनाने में जो है इसका यूज होता है। अगला ऑप्शन है एक्रिलिक इज ऑल्सो कॉल्ड आर्टिफिशियल सिल्क एज इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कॉटन बट हैज शाइन लाइक सिल्क। ठीक है, आर्टिफिशियल तो है, ये सही है, लेकिन इसका प्रिपरेशन जो है ये प्रिपेयर्ड कॉटन से नहीं होता है, प्लास्टिक थ्रेड से होता है माय डियर फ्रेंड। ठीक है, तो यहां पे देखिए एक शब्द से यहां पे बीपीएससी जो है अब बहुत ज्यादा गेम खेलने की दर क्वेश्चन कोशिश कर रहा है। और बहुत सारे लोग कह रहे थे ना कि मेरा 110 है, मेरा 120 है, मेरा 122 है, भाई मेरे से बात करो। ठीक है, बीपीएससी जैसे करता है ना क्वेश्चन सेट, मेरे से बात करो, आपका घट के आ जाएगा 100 नंबर पे क्वेश्चन। ठीक है, सही आंसर, सही मतलब आंसर वाला क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे ऐसे बहुत सब मैंने देखा है कि मार्केट में जैसे ही एग्जाम खत्म होता है 5 मिनट बाद आंसर की वायरल हो जाता है। भैया आप 2 घंटे के पेपर का आंसर आप 5 मिनट में कैसे दे सकते हो? ठीक है माय डियर फ्रेंड, ये बच्चों के साथ धोखा होता है। जो नए बच्चे होते हैं उनको ट्रैप करने की कोशिश की जाती है, और वही बच्चे जो है 110 105 सही करके फूले नहीं समाते हैं, और जब रियल आंसर आता है, आयोग का आंसर आता है, तो घट के 90-95 पे आ जाता है। तो ऐसा बात नहीं है। बहुत लोग कह रहे थे कि बहुत ज्यादा हाई कटअप जाने वाला था, लेकिन ऐसा नहीं है। बीपीएससी ने काफी अच्छा क्वेश्चन सेट किया था इस बार, देखने में आसान लेकिन काफी ज्यादा उसमें टेक्निकल टर्म्स यूज किए गए थे, और काफी ज्यादा एरर ओरिएंटेड बनाया गया था प्रश्न को। ठीक है, ताकि आप जो है गलतियां करो और सही आपको जानकारी होते हुए भी क्वेश्चन का आंसर जो है सही न देके गलत कर दो। ठीक है, तो
ये एक्रिलिक वाला, ये एक्रिलिक, ये सी वाला ऑप्शन गलत है। अब देख लेते हैं डी वाला ऑप्शन क्या कह रहा है। टेफ्लॉन इज यूज्ड फॉर कोटिंग नॉन स्टिक किचन वेयर। ऑब्वियस, जो नॉन स्टिक किचन बनाते हैं, हालांकि इसका यूज नहीं करना चाहिए। आई पर्सनली रिकमेंड कि टेफ्लॉन जो है बहुत ज्यादा आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है, बट स्टैंडर्ड तरीका ये आजकल हमारी सोसाइटी में, हमारे कल्चर्स में ये इंक्लूड रहता है कि नॉन स्टिक किचन वेयर यूज करो, काफी ज्यादा स्टैंडर्ड माना जाता है ऐसे हाई प्रोफाइल टाइप का। बट यू शुड नॉट यूज दिस इन एज अ किचन वेयर। टेफ्लॉन जो है इसकी कोटिंग की जाती है, जो भी नॉन स्टिक मटेरियल होते हैं, ये प्लास्टिक का एक रूप है उसी के यूज में, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो है सी होगा 52 का। अब लेट्स टॉक अबाउट 56 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि बायोडिग्रेडेबल वेट्स कैन यूजुअली बी कन्वर्टेड इनटू यूजफुल सब्सटेंस विद द हेल्प ऑफ, ठीक है। काफी आसान प्रश्न है। इसका सही आंसर जो है बैक्टीरिया है। आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं माय डियर फ्रेंड। ये हो गया 53 नंबर प्रश्न पे आते हैं। अब मैं ऐसे हॉरिजेंटली चल रहा हूं ताकि जो है कोई ऊपर नीचे करने में ज्यादा हमारा टाइम व्यतीत ना हो। चलिए, लेट्स टॉक अबाउट 53 नंबर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ग्रेफाइट एंड डायमंड इज ट्रू, ठीक है। कि डायमंड और ग्रेफाइट में जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसको कंपैरिजन करके कि इसमें से कौन सा सही है, ठीक है। यहां पर भी फोटोजेनिक एरर होने की संभावना है। ट्रू कह रहा है, ना कि इनकरेक्ट। ऊपर से इनकरेक्ट आप पढ़ते आ रहे हो, नीचे एकदम से ट्रू दे दिया हुआ है, तो इस चीज को आपको समझना है। कह रहा है कि दे हैव द सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर, नहीं ये भी गलत है, ये गलत है। दे हैव द सेम हार्डनेस, नहीं ये गलत है। जहां डायमंड को सबसे हार्डेस्ट एलिमेंट माना जाता है, वहीं ग्रेफाइट जो है काफी ज्यादा सॉफ्ट होता है। अगला कह रहा है कि दे हैव द सेम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, नहीं ग्रेफाइट कंडक्ट करता है जबकि डायमंड नहीं। तो ये तीनों ऑप्शन जो हैं आपके गलत हैं। लेट्स टॉक अबाउट 4th नंबर ऑप्शन, डी ऑप्शन। दे कैन अंडरगो द सेम केमिकल रिएक्शन, यस ये दोनों जो है सेम केमिकल रिएक्शन के थ्रू जो है जा सकते हैं। अगला प्रश्न है कि इन द नाइट टाइम इट इज एडवाइज्ड नॉट टू स्लीप अंडर द ट्री बिकॉज, आप सबको पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, क्योंकि दे लिबरेट कार्बन डाइऑक्साइड इन नाइट, ठीक है। पौधे जो है रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, इस वजह से जो है ये सही ऑप्शन सी होगा। इस वजह से मना किया जाता है कि रात में जो है पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि आदमी जो है बेहोश हो सकता है कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सेस मात्रा से। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है इंसेक्टोवरस प्लांट्स ग्रो इन द सॉइल डिफिशिएंट इन। काफी बार ये रिपीटेड प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है कि जो कीटभक्षी प्लांट होते हैं वो वहीं उगते हैं जहां पे नाइट्रोजन की कमी होती है, ठीक है, जिस सॉइल में नाइट्रोजन की कमी होती है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेज एंड वेव्स आर यूज्ड टू नो द ग्रोथ ऑफ द फीटस इन द वुम्ब। मदर के पेट में, मां के पेट में जो है फीटस के विकास के लिए कौन सा, उसके जांच के लिए कि कितना विकास हुआ है, कौन सा रे यूज होता है, तो ये है अल्ट्रासोनिक वेव्स। सोनोग्राम यूज होता है इसमें, सोनोग्राम, ठीक है, इसमें अल्ट्रासोनिक वेव्स जो है यूज होता है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन टेक्निकल है, प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है कि स्टेम ऑफ द प्लांट हेल्प्स इन डिस्ट्रीब्यूटिंग फूड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, इट इज ऑल्सो हेल्प इन, मतलब जो पौधे का तना होता है, पौधे के हर एक पार्ट्स में जो है फूड डिस्ट्रीब्यूशन का कार्य करता है, और ये भी कार्य करता है स्टोरिंग द फूड, शेपिंग द प्लांट, रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, नन ऑफ द एबव, मोर देन वन, ठीक है। तो शेपिंग द प्लांट इसका सही ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि द यूनिवर्सल एक्सेप्टर ब्लड ग्रुप इज, ठीक है, ए बी होगा एज यू नो, लेकिन जब यहां पे ऑप्शन में आपको ए बी प्लस, ए बी पॉजिटिव और ए बी माइनस दिया हुआ हो, ए बी नेगेटिव, तो आप कौन सा मारोगे? सही ऑप्शन होगा आपका ए बी पॉजिटिव, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है इन ट्रांसफ्यूजन ब्लड मस्ट बी कंपैटिबल नॉट ओनली इन ब्लड टाइप बट ऑल्सो इन RH फैक्टर। लुसेंट का क्वेश्चन कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है, सारे प्रश्न तो लुसेंट के ही हैं, लेकिन ध्यान में रखिएगा RH फैक्टर को भी ध्यान में रखा जाता है माय डियर फ्रेंड। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा
अब ये आसान वाले प्रश्न आ गए। शुरुआत में जो है काफी टेक्निकल प्रश्न थे, बीपीएससी ने काफी दिमाग लगा के प्रश्न बनाया था ताकि बच्चे जो है आते हुए भी गलत कर दें। अगला प्रश्न है कि न्यूमोनिया में जो है हमारे शरीर का कौन सा अंग जो है प्रभावित होता है? सबको पता है लंग। आगे है कि पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड इन, आज यू नो, ब्रेन। काफी ये फैक्चुअल टाइप के क्वेश्चन आ गए। तो हमने अभी शुरुआत में देखा जो क्वेश्चन थे वो आसान थे देखने में, लेकिन काफी ज्यादा वैसे थे, ट्रिकी थे। आप यदि ढंग से उसको पढ़ो ना तो गलत होने की ज्यादा चांसेस थी उसमें। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि अ पर्सन स्टैंडिंग इन द फ्रंट ऑफ अ मिरर फाइंड हिज इमेज लार्जर देन द हिमसेल्फ, दिस इंप्लाइज दैट द मिरर इज। ऑब्वियस, आपके जो है कनकेव मिरर होते हैं। अवतल दर्पण में होता है कि हमारा इमेज जो है वो वास्तविक किसी भी वस्तु का इमेज जो है वास्तविक हाइट से जो है ज्यादा बनता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि फूड गेट्स कुक्ड फास्टर इन द प्रेशर कुकर बिकॉज, यू ऑलरेडी नो अबाउट दिस, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, अप्लाइड साइंस है। अच्छा देखिए, इस बार के क्वेश्चन में जो 30 प्रश्न पूछे गए थे ना, इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन जो है अप्लाइड साइंस से पूछे गए थे। मतलब साइंस का यूज क्या होता है उस पे बेस्ट, जो भी थियोरी पे बेस्ट होता है उसी का जो है क्वेश्चन बना के दिया गया था। तो वाटर स्टार्ट बॉइलिंग एट हाई टेम्परेचर ड्यू टू हाई प्रेशर, आपका सही ऑप्शन जो है बी होगा माय डियर फ्रेंड। आगे बढ़ते हैं। देखिए, कभी भी आप पढ़ते हो, काफी मेहनत करते हो, लेकिन हमेशा जो है एक्टिवली उसमें इन्वॉल्व रहो, पढ़ो। तो क्वेश्चन आप जैसे बहुत सारे बच्चे करते हैं जो लूसेंट का एमसीक्यू वाला वो आता है ना, बुक आता है, उसको लेके पढ़ते हैं। तो आपको उसको लेके नहीं पढ़ना चाहिए। आपके पास जो है घटना चक्र का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो पूर्वावलोकन होता है उसको ले लो और जिस चैप्टर को पढ़ो उस पे देखो, उस चैप्टर में वेरियस स्टेट पीसीएस के द्वारा, यूपीएससी के द्वारा जो है किस तरीके का प्रश्न पूछा गया है, तब जाके जो है आपका दिमाग जो है ज्यादा काम करेगा। ठीक है। A fan produces a feeling of comfort during the hot weather because, देखिए होता क्या है कि गर्मी के दिनों में हम एक फैन के पास जाते हैं और उस फैन के नीचे बैठते हैं, पास नहीं जाना चाहिए फैन के नीचे बैठते हैं या फैन के सामने बैठते हैं, तो क्या होता है, हमें ठंडक महसूस होता है। क्यों? क्योंकि जो फैन से हवा हमारे शरीर पे आती है, हवा के मूवमेंट से जो हमारे पसीने के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एवोपरेट हो जाते हैं और एवोपरेशन क्या होता है, हमें शीतलता प्रदान करता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा आवर बॉडी रेडिएट्स मोर, नहीं, ये क्या, डी होगा, आवर परस्पिरेशन एवोपरेट्स रैपिडली। ठीक है, अर्थात हमारा पसीना जो होता है वो ज्यादा जल्दी जो है एवोपरेट हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि काफी आसान प्रश्न है। ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार्स इन क्लियर स्काई ड्यूरिंग द नाइट टाइम कैन बी एक्सप्लेन्ड विद द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से रात में जो है तारे जो है टिमटिमाते हैं, ये हमें पता है, काफी आसान प्रश्न है। अगला प्रश्न, ये काफी ट्रिकी है, बहुत बच्चे जो हैं गलत करके आए थे इस क्वेश्चन को। प्रश्न ये पूछ रहा है कि अ पीस ऑफ आइस इज फ्लोटिंग इन अ बीकर कंटेनिंग वाटर अप टू इट्स ब्रीम व्हेन होल ऑफ द आइस मेल्ट। मतलब कि एक वाटर कंटेनर है या एक ग्लास है और उसमें एक, मतलब ग्लास के ऊपर लबालब पानी भरा हुआ है, लेकिन उसमें एक आइस का क्यूब भी फ्लोट कर रहा है। तो आइस का उसमें देखिए का मतलब क्या, इसमें अप टू द ब्रीम लिखा हुआ है ना, अप टू इट्स ब्रीम, मतलब ऊपर लबालब भरा हुआ है। ठीक है, हिंदी में जब आप पढ़ोगे तो मतलब ऐसे लबालब भरा हुआ है, उस पर यूज होगा ये शब्द। तो ऑब्वियस बच्चे ये सोचेंगे कि भैया जब एकदम से लबालब भरा हुआ है, जो लबालब वाला शब्द यूज हुआ है या एकदम ऊपर माउथ तक भरा हुआ है, तो ये जो है आपको अंडर प्रेशर ला देता है सोचने के लिए कि ताकि आप जो है ज्यादा सोचो और क्वेश्चन गलत कर दो माय डियर फ्रेंड। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ज्यादा नहीं सोचना है, लबालब भरा हुआ हो या कम भरा हुआ हो, पानी कभी भी बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि जो वाटर में जो है आइस क्यूब फ्लोट कर रहा है वो ऑब्वियस कोई ना एक वॉल्यूम को कंटेन किया हुआ है। आपको पता होगा कि आइस क्यूब में बहुत सारे एयर मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, उसमें ट्रैप्स होते हैं। जब वो वाटर मेल्ट होगा ना, तो जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई होता है आइस क्यूब के द्वारा, ठीक है, आइस क्यूब के द्वारा, ये जो है इसी वॉल्यूम में जो है ये भर जाएगा और आपको वाटर भर जाएगा। और आपको पता होगा कि आइस मेल्ट होने के बाद इसका वॉल्यूम जो है घटता है, न कि बढ़ता है। ये भी एक कॉन्सेप्ट आप यूज कर सकते हो। ठीक है,
तो इसका सही आंसर क्या होगा, ये बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, ठीक है, ये होगा द वाटर लेवल विल नॉट चेंज, ठीक है, यूनिवर्सल ट्रूथ है माय डियर फ्रेंड। अब ये बात नहीं है कि आप उसे हिला के गिरा दो, हिलाओगे तो गिरेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हाइड्रोजन बॉम्ब इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अनकंट्रोल्ड फ्यूजन रिएक्शन, ठीक है, अर्थात अनकंट्रोल नाभिकीय संलयन रिएक्शन पे जो है यह बेस्ट होता है। इसका सही ऑप्शन बी होगा। ये आसान क्वेश्चन था, फैक्चुअल था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, कि इसमें से कौन से जो है सही मैच नहीं है। वोल्ट मीटर से पोटेंशियल डिफरेंस मापते हैं, पता है। एमीटर से जो है इलेक्ट्रिक करंट मापते हैं, ये भी सही है। इलेक्ट्रिक करंट मापते हैं, ये भी सही है। पोटेंशियोमीटर से इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मापते हैं, ये भी सही है। गैल्वेनोमीटर से जो है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस नहीं मापते हैं माय डियर फ्रेंड, ठीक है। आप नीचे कमेंट करके बताओ कि इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस जो है किससे मापते हैं, ठीक है। तो इसका आपका सही आंसर होगा, यह जो होगा वह डी होगा माय डियर फ्रेंड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि इफ अ फीदर, अ रबर बॉल एंड अ वुडन बॉल आर फॉलिंग फ्रीली साइमल्टेनियसली फ्रॉम द सेम हाइट इन वैक्यूम देन, देखिए यहां पे हमेशा ऐसे प्रश्न पूछा जाता है ना, तो इसमें गलती होने के ज्यादा चांसेज रहते हैं, ठीक है। ये देखिए कि निर्वात में पूछ रहा है या कि सामान्य अवस्था में पूछ रहा है। सामान्य अवस्था में आंसर दूसरा होगा। यदि निर्वात में पूछ रहा है तो ऑल थ्री रीचेस द ग्राउंड एट द सेम टाइम, ऑल थ्री विल रीच द ग्राउंड टुगेदर, एक साथ जो है एक समय में जो है यहाँ पे ग्राउंड पे को ये रीच करेंगे, अर्थात धरती पे या जो भी ग्राउंड होगा वहां पे गिरेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है कि आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट डिफर इन द नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ये काफी आसान है, प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है कि जब भी एक सोप बबल को या सोप फिल्म को जो है जो कि on the water is seen in the daytime, it shows beautiful color. This phenomenon is due to the interference of light. Interference of light के वजह से soap bubbles में जो हम देखते हैं वो फिल्म बहुत ब्लू कलर, नीला, आप बचपन में फुलाते हो ना, या अभी भी बबल्स आता है उसको फुला के देखना, तो ये किसके वजह से होता है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के वजह से होता है माय डियर फ्रेंड, ठीक है। अगला प्रश्न है, काफी आसान है। द टेम्परेचर पॉइंट एट विच सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट में स्टे टुगेदर इज नोन एज ट्रिपल पॉइंट। इसको त्रिक बिंदु भी बोलते हैं हिंदी में, ध्यान में रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कई बार एराइज हो चुका है माय डियर फ्रेंड, ठीक है। अब ये सारे क्वेश्चन जो है काफी ज्यादा आसान है। अगला प्रश्न है कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट ओर ऑफ द एल्यूमिनियम इज बॉक्साइड, एज यू नो, काफी आसान है। द मास नंबर ऑफ nucleus is the sum of the number of proton and neutron, the total mass of neutron and proton, always more than the atomic weight। ये कह रहा है कि the sum of the numbers of neutron and proton को क्या बोलते हैं, mass number of nucleus my dear friend। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि which of the following is the main ingredients of cement? Which of the following is the main ingredient of cement? लाइमस्टोन, सिलिका भी होता है। ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल लग रहा है मुझे, लेकिन लाइमस्टोन इसका सही आंसर होना चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि विच एमंग द फॉलोइंग सॉल्यूशन हैज पीएच वैल्यू मोर देन 7। आप सबको पता है बेसिक सॉल्यूशन होता है जिसका पीएच वैल्यू जो है मोर देन 7 होता है। बफर सॉल्यूशन में घटा बढ़ा सकते हैं। एसिडिक सॉल्यूशन लेस देन 7 होता है। न्यूट्रल सॉल्यूशन में भी 7 के बराबर होता है, मतलब एकदम बराबर होता है न्यूट्रल सॉल्यूशन में। तो ये ध्यान में रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से पहले भी पूछा जा चुका है माय डियर फ्रेंड। तो ये थे पूरे 30 प्रश्न आपके। आई होप कि आपको वीडियो का प्रेजेंटेशन अच्छा लगा होगा, क्वेश्चन को कैसे समझते हैं ये आपने अच्छे से समझ लिया होगा। हम फिर मिलेंगे ज्योग्राफी और इकोनॉमी के क्वेश्चन के एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।